Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video, we will read class 10th chapter 4 from the diary of Anne Frank. इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी डाल चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको चैप्टर में क्या है, एन फ्रैंक कौन थी, क्यों ये डायरी कहाँ से ली गई है, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पे ये जो डायरी है ये एन फ्रैंक नाम की एक छोटी सी जुडिश गर्ल है, जिसने 13 ईयर ओल्ड जब वो थी तब उन्होंने ये डायरी लिखी है। और सी वॉज डाइड ऑन 15 ईयर व्हेन सी वॉज 15 ईयर ओल्ड। सो शुरू करते हैं हमारी डायरी। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक लिखती हैं कि एक डायरी लिखना, ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी लिखना रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए एक ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। अब क्यों उनको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है कि ये डायरी लिखना क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव बीन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनने पहले नहीं लिखा है, आज पहली बार वो लिख रही हैं इसलिए स्ट्रेंज लग रहा है, बल्कि इसलिए लग रहा है क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो ना तो वो बाकी और दूसरे व्यक्ति भी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी क्यों पढ़ेगा, क्या लिखेगी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सोचती है कि जब मैं ही उसको पढ़ना पसंद नहीं करूँगी तो बाकी लोग भी क्यों इंटरेस्ट लेंगे इसमें। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, ठीक है कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो वो सोचती है, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी डायरी कौन पढ़ेगा। फिर उसके बाद वो बोलती है ठीक है जैसा भी है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे लिखना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक और किस चीज़ की ज़रूरत है उसको, कि उसकी चेस्ट, उसकी छाती में जितनी भी प्रकार की कहना चाहिए बोझ है उसको वो हल्का करना चाहती है किसी को बता करके। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एन फ्रैंक ने लिखी है कि जो पेपर होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है दैन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेशेंस किसके पास होता है, पेपर के पास। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपनी बातें बता रहे हैं, किसी पीपल को हम कोई बात बता रहे हैं, तो वो एक हद तक सुनेगा फिर बोर हो जाएगा, फिर वो नहीं बोलेगा ठीक है यार रहने दो, कब से तुम्हारी स्टोरी बताए जा रहे हो। पर पेपर क्या होता है, पेपर में हम लिखते जाएं, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बोर हो गया हूँ अब मत लिखो। ठीक है, इस प्रकार से वो बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। ठीक है, उसके बाद वो बोलती हैं कि मैंने सोचा, मैं किस दिनों की बात कर रही, वो ऐसे दिन जबकि वो घर पे बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी और बहुत ही डिप्रेस थी, बहुत ही बोर फील कर रही थी, बहुत ही लिस्टलेस फील कर रही थी, और ये सोच रही थी कि मुझे घर में रहना चाहिए, टू स्टे एट होम, और गो आउट, या घर के बाहर चला जाना चाहिए। ये सब कुछ जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली सिचुएशन में थी तब वो सोचती है कि मुझे लिखना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग, उसके बाद वो सोचती है कि नहीं, फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि वो घर पर ही रुकेंगी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के पास क्या होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड ever find a real friend, it probably wouldn't make a bit of difference। फिर आगे क्या बोलती हैं वो कि मैंने ये प्लान नहीं किया था, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही थी, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टेप बैक,
तो स्टिफ बैक्ड की मीनिंग होती है बहुत ही कठोर, ठीक है। जो नोटबुक उसको मिली हुई थी ना, ये जो नोटबुक जिस पे वो लिख रही है उसके 13 बर्थडे पर मिली हुई थी एन फ्रैंक को, और वो उसकी जो कहना चाहिए जो उसका हार्ड कवर होता है ना वो बहुत ही हार्ड था और बहुत ही मतलब कि स्टिफ बैक था, ठीक है। तो वो बताती है कि मैंने ये कभी प्लान नहीं किया था कि मेरी ये जो जिसको सभी लोग डायरी के नाम से जानते हैं, जिसमें मैं ये लिखने वाली हूँ, सब कुछ अपनी फीलिंग्स लिखने वाली हूँ, उसको कभी कोई पढ़ेगा, ऐसा वो कभी फील नहीं कर रही है, ऐसा वो कभी नहीं सोच रही है, मतलब प्लानिंग नहीं की है उन्होंने, सिर्फ उनको लिखना है क्योंकि वो अब उसको हल्का करना चाहती हैं। तो उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो वो चाहती है कि वो अपनी डायरी में लिखे और अपना दिल का बोझ हल्का करे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यदि उनको कोई रियल फ्रेंड मिल जाता है तो उसमें और ये डायरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, अ बिट ऑफ डिफरेंस, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब अपनी डायरी को वो कैसे समझ रही है, एज अ फ्रेंड। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. ठीक है, अब वो बताना चाह रही है, बोल रही कि मैं अब फिर से पॉइंट में आती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं डायरी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ये भी एक, इसको भी अंडरलाइन कर लें आप कि उनकी कोई क्या थी, फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, कोई फ्रेंड नहीं था उनका। आगे ऐसा बताया गया है कि फ्रेंड है बट ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सके। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. फिर वो बोल देती है, आगे बताती है कि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि नहीं तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है ना, ऐसा नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब पहले तो उन्होंने बता दिया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट इधर वो बता रही है कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है बट वो ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसको मैं सारी फीलिंग्स बता सकूं अपने दिल की, ठीक है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास क्या है, एक लविंग पेरेंट्स है, मुझे उनको बहुत प्यार करते हैं। एक 16 साल की उनकी बड़ी सिस्टर है जिसका नाम मार्गोट है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग उनके आसपास ऐसे 30 पीपल है, 30 लोग हैं जिनको वो फ्रेंड कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट एंड अ गुड होम, है ना, एक लविंग आंट भी है उनकी और एक गुड होम भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव सम एवरीथिंग, सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है उनके पास, सब कुछ है। बट किसके अलावा, एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है, के अलावा, एक ट्रू सच्चे फ्रेंड के अलावा उनके पास सब कुछ है, ओके। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मतलब ऐसा है कि उनके स्कूल फ्रेंड्स है, उनके नेबरहुड में कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ वो क्या करती है, हैविंग अ गुड टाइम, जब उनके साथ वो रहती है तो वो बहुत मौज मस्ती करती है, खेलती कूदती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, मतलब मेरे पास ऐसी फ्रेंड है जिसको मैं सब कुछ तो बता सकती हूँ। कौन सी चीज़ें बता सकती हूँ, एवरीथिंग एवरी डे में जो होने वाली चीज़ें, ऑर्डिनरी एवरीडेज थिंग। बट ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसको वो अपने हार्ट की बातें बता सके। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो बता रही है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके साथ मैं खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, पर ऐसा कोई भी एक फ्रेंड नहीं बना है जिसके मैं बहुत इतने ज़्यादा क्लोज आ गई हूँ कि अपने दिल की सारी बातें बता दूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये मेरी हो सकती है, मेरी गलती है कि मैं ऐसा कोई दोस्त नहीं बना सकी कि मैं सारी चीज़ें उसको दिल की बात बता सकूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, ठीक है। तो आगे वो बता रही है कि इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसी भी चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और कोई भी मेरे लिए अपने आप को चेंज क्यों करेगा या मेरी बात क्यों सुनेगा, यही वो कारण है कि मैं क्या कर रही हूँ, डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू।
तो वो आगे बता रही हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ कि बाकी लोग जैसे डायरी लिखते हैं और कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो अपने बारे में ढेर सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो मैं ऐसा कोई कुछ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि डायरी है वो क्या है, मेरी फ्रेंड है और मैं उसको सारी चीज़ें बताऊँ बस। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इस जो मेरी फ्रेंड बनी है आज डायरी, उसको मैं किस नाम से पुकारूंगी, किटी नाम से पुकारूंगी। ये भी आपको अच्छे से लर्न रखना है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लेस राइट इन, I had better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. सो आगे वो बोलती हैं कि क्या यदि कोई उनकी जो किटी है, उनकी जो डायरी है किटी, उसको यदि कोई पढ़ता है तो कोई भी उनके बारे में नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी समझ नहीं पाएगा, मेरे स्टोरी को कोई नहीं समझ पाएगा, तो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देना ही होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा, तभी तो उस लोगों को समझ में आएगा कि किसके बारे में है स्टोरी, ठीक है। अचानक से यदि वो स्टार्ट कर दे लिखना और कोई उसको बाद में पढ़ता है तो उसको समझ में तो है ना कि किसकी स्टोरी है, किस बारे में, तो वो अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच दे रही है यहाँ पे। माई फादर द मोस्ट adorable father I have ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। वो बताती है कि उनके जो फादर हैं वो बहुत ही मोस्ट एडोरेबल की मीनिंग होती है लविंगली, ठीक है, बहुत ही प्यार करने वाले उसके पापा हैं, जो कि उसने आज तक किसी मतलब दुनिया में अभी तक जितने भी फादर्स उसने देखी है तो उतने अच्छे फादर उसने कहीं नहीं देखी है, मतलब उसके फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंगली है। उनके फादर ने उनकी मदर से कब शादी करी, जब उसके फादर 36 के थे और उसकी मदर कब थी, कितने की थी, 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उनकी जो बड़ी सिस्टर है जिसका नाम क्या है, मार्गोट, ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, फ्रैंकफर्ट में, और जर्मनी के 1926 में उसका जन्म हुआ है उसकी सिस्टर का। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और उनका जन्म कब हुआ है एन फ्रैंक का, 12 जून 1929 को। I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. उनके जो फादर थे वो हॉलैंड चले गए और वहाँ के इमिग्रेट की मीनिंग होती है प्रवासी, मतलब अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश का प्रवासी बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेट। तो वो कब चले गए थे, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उनकी जो मदर थी जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इसका नाम भी आपको याद रख लेना है। उनकी मदर का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनके फादर का नाम है ओटो फ्रैंक, और उनकी जो सिस्टर है जो कि कितनी बड़ी है उनसे, मतलब कि 1926 में उनका बर्थ हुआ, 16 ईयर ओल्ड है ये मार्गोट फ्रैंक, और उनका नाम क्या है, एन फ्रैंक। पूरा नाम क्या है उनका, एनलीस मैरी फ्रैंक, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मतलब कि उसके मम्मी पापा ऑटो और एडिथ जो है दोनों कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए सितंबर 1933 में। और उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट और जो हमारी एन फ्रैंक थी, उन दोनों को कहाँ भेज दिया गया, आचन पे भेज दिया गया, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर रहती थी, तो ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए उनको भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट कब गई हॉलैंड, दिसंबर में उसकी सिस्टर जो थी मार्गोट वो भी चली गई हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मुझे कब ले जाया गया वहाँ पे, फरवरी पे ले जाया गया। फरवरी देखो, दिसंबर 1933 में चली गई थी वो उसकी बहन, तो अब फरवरी आई होगी तो 1934 में गए होंगी वो। तो कब गई वो, जब उनकी सिस्टर जो थी मार्गोट फ्रैंक, उनका बर्थडे था, और एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मार्गोट को एन फ्रैंक को ले जाया गया था वहाँ पे। देखो क्या लिखा उन्होंने, व्हेन आई वाज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल, मतलब मुझे कहाँ टेबल में पटक दिया गया एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे टेबल पर पटक दिया गया।
ऐसा वो बता रही हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। उसके बाद उन्होंने वहाँ चली गई वो, तो वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में चली गई वो पढ़ने के लिए। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ पर कब तक रुकी, जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फिर वहाँ पर नर्सरी पढ़ी उन्होंने, फर्स्ट क्लास में गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुपेरस the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जब वो 6th स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है तो उनकी जो एक उनकी टीचर होती है जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस होती है स्कूल की, जिनका नाम है मिसेस क्यूपेरस। तो ये और जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहती थी, बहुत लव करती थी। और जब उनका फेयरवेल हुआ तो वो लोग बहुत ज़्यादा रोई, उन दोनों के आँखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि वो फेयरवेल हो रहा है, मतलब कि वो वहाँ से जाने वाली थी, शायद वो रिटायर हो गई थी, तो इसलिए वो वहाँ से जाती है तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो 6th स्टैंडर्ड की थी तब, 6th स्टैंडर्ड में थी तब। In the summer in 1941, grandma fell ill and had to have an operation. तो 1941 में उनकी ग्रैंड मदर थी जो, उनका क्या हो गया, वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो उनका जो बर्थडे था एन फ्रैंक का वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया, मतलब कि बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. तो फिर उसके बाद 42 में उनकी, जनवरी के 42 में उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और कोई नहीं जानता ये कि मैं उनको कितना याद करती हूँ और अभी तक उनको कितना प्यार करती हूँ ग्रैंड मदर को। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मदर कैंडल was still along with the rest. तो क्या हुआ फिर आगे वो बताती है कि ग्रैंड मदर जो है 42 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद फिर उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, मतलब 1942 में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और उनके बर्थडे की कैंडल्स के साथ ग्रैंड माँ की भी कैंडल्स जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग, मतलब घर में 4 लोग थे, उनकी सिस्टर थी, वो थी और उनके फादर एंड मदर, 4 लोग थे, सभी लोग अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 12 जून 1942 एंड द सैलोम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और आज का वो दिन है, कब से लिखना स्टार्ट करी उन्होंने, 20 जून 1942। उसी दिन से उन्होंने किसको डेडिकेट करते हुए, माई डायरी, उसको डेडिकेट करते हुए ये डायरी आज वो स्टार्ट कर रही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।